अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। जैसे जैसे महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और इस ज़िंदगी मुश्किल में आप सोचिए, अगर जो मेन अर्न करने वाला है, कमाने वाला है, उसको खुदा ना खास्ता फालिज हो जाए, दिल का दौरा हो जाए, पड़ जाए, और वो जो है वो हमेशा के लिए बिस्तर पे पड़ जाए या अपाहिज हो जाए, माजूर हो जाए, तो कितना बड़ा इकनॉमिक बर्डन है पूरी फैमिली के लिए और कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हर हफ्ते, हर संडे को हमारे साथ जनरल डॉक्टर अजहर महमूद कियानी साहब होते हैं और वो एक ऑनलाइन क्लिनिक जो है वो रन करते हैं। आप अपनी सारी हार्ट की रिपोर्ट्स, सारे अपने टेस्ट सामने रखिए और आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उनसे अपने दिल से रिलेटेड कोई भी सवाल, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपको ऑलरेडी दिल का मर्ज है, आपका कोई स्टेंट लग चुका है, कोई बाईपास हो चुका है, या आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, वजन बढ़ा हुआ है, सांस फूलती है, इनमें से कोई भी मसाइल है, तो आप अभी अपने मैसेजेस करके, अपनी कॉल्स करके सब कुछ क्लियर कर सकते हैं और इस ऐसे सानेहे से बच सकते हैं जिसकी वजह से हमेशा के लिए माजूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनरल साहब, बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं, हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे, हमारी पूरी पॉपुलेशन में इतने सारे लोग रोज़ाना जो है इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं, और उसके बाद जो है एक दिन ऐसा आता है कि अचानक किसी को दिल का दौरा हो जाता है, और या अचानक फालिज का अटैक हो जाता है, और फिर पूरी फैमिली जो है वो हमेशा के लिए जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। तो आप बताइए कि एक तो अपनी डेली रूटीन में ये क्या करें, और दूसरा कौन लोग हैं जिनको आपको स्पेशली कॉल करके अभी पूछ लेना चाहिए कि भाई हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हों? जी बिल्कुल, आई थिंक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि लोगों तक बात पहुंचे कि इससे परहेज़ कैसे किया जा सकता है, इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, और क्या क्या इसकी अलामात हैं। और जब आपको इस तरह की अलामात हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचे, इससे पहले कि आपको हार्ट अटैक हो। आप उस हार्ट अटैक से बच जाएँ और आपकी तशखीस हो जाए, डायग्नोज हो जाए और आपका इलाज शुरू हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और जैसे आपका जो सवाल का आखिरी हिस्सा था कि किन लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, वैसे तो सबको ही एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग जिनके ख़ानदान में बीमारी हो। ख़ानदान का मतलब यह है कि वालदैन को बहन भाइयों में से, अपने ददियाल में से या ननियाल में से फर्स्ट जो डिग्री रिलेटिव है उसमें ये बीमारी हो, तो फिर आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। 50% चांस है कि आपको भी ये बीमारी होगी। और इस बीमारी अगर होना है तो उससे बचने का ये तरीका है कि उस दिन से ही, शुरू से ही, बचपन से ही एहतियात और परहेज़ करना शुरू कर दें। एहतियात और परहेज़ में क्या है कि आपका खाना जो है ऐसा हो जिसमें चिकनाई ज़्यादा ना हो, तले ज़्यादा पराठे ना हो, अंडे ना ज़्यादा हो, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, सब्ज़ी और फ्रूट का बहरहाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाना चाहिए। जो भी मौसमी सब्ज़ी है और जो भी मौसमी फ्रूट है वो इस्तेमाल करना चाहिए, और जूस का कम इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को बड़ा है कि शायद जूस हम करेंगे तो इतने फ्रूट का हम ताकत ले लेंगे, नहीं। वो इतने फ्रूट की आप शुगर ले लेते हैं, और वो फाइबर और विटामिन और मिनरल जो आपने उस पूरे छिलके में और गूदे में जो खाना है वो आप छोड़ देते हैं, वो आप ज़ाया हो जाता है। जूस कभी कभी पी लें, एक दफ़ा हफ्ते में पी लिया, 2 हफ्ते में एक दफ़ा पी लिया, लेकिन पूरा फ्रूट जो है वो ज़रूर खाएं जिससे आपको पूरे का पूरा फ़ायदा हो। और रोज़ाना का एक अपनी रूटीन बना लें कि मैंने आधा घंटा घंटा किसी ना किसी बहाने से पैदल ज़रूर चलना है। वर्जिश, चाहे वो पैदल चलें, चाहे आप जिम की एक्सरसाइज करना, चाहे आप साइकिल चला लें या घोड़सवारी कर लें, या जो भी आपकी कोई एक्सरसाइज है जो आपको पसंद है और आप करते हैं रूटीन में, एंजॉय करते हैं, वो वाली आप वर्जिश कर लें। सिगरेट की आदत ना डालें, और सिगरेट अगर पी रहे हैं तो उसे कोशिश करें कि उसे बंद कर दें, वज़न को ना बढ़ने दें। वज़न बड़ा ज़रूरी है कि वज़न जो है हर बीमारी की जड़ होती है। वज़न ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक भी होगा, आपको शुगर भी होगी, आपको ब्लड प्रेशर भी होगा, कैंसर भी होगा, और बहुत सारे मसले आपके जोड़ जवाब दे जाएंगे, आपके टखने, घुटने, कमर, ये सारी जवाब दे देंगे वज़न। क्योंकि ये वज़न, ये कमर और ये टखने और ये घुटने हैं, ये 60 से 70 केजी के लिए बने हैं, और जब इसके ऊपर ज़्यादा वज़न डलता है तो ऐसे लगता है आपने आटे की बोरी उठाई हुई है। और ये वाली जो है वो उतने ही वो जल्दी घिसने शुरू हो जाते हैं और ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, और आप वक्त से पहले बीमार और बूढ़े हो जाते हैं। यानी ना आप नमाज पढ़ सकते हैं सही से, घुटने टेक सकते हैं, ना आप चल सकते हैं, ना चढ़ाई चढ़ सकते हैं, ना सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, ना उतर सकते हैं। अगर अपना वज़न कंट्रोल करके रखेंगे और उन पर वज़न सही रहेगा तो इन सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बिल्कुल। और अगर डॉक्टर साहब किसी का वज़न ऑलरेडी ज़्यादा है, उसका वज़न भी ज़्यादा है, वो स्मोकर भी है, उसकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री भी है, और उसकी सांस वगैरह भी फूलती है, तो वो कौन से टेस्ट्स करवाए? पहले तो कॉलर ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से है? वालेकुम सलाम जी, मैं बात कर रही हूँ मोदना से। जी
पूछिए, क्या जी पूछेंगे आप? एक तो मेरा नहीं वजन नहीं है मेरा, मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन एक मेरे दिल की धड़कन बहुत होती है जब नींद से उठे, और फौरन जिस्म में थकावट, दांत बहुत होते हैं, सिर को चक्कर बहुत आते हैं। उम्र क्या है आपकी? 35 साल। अच्छा, और आपकी चलने से भी सांस फूलती है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। अच्छा, वजन इनका कितना है पूछूं? वजन कितना है आपका? स्मार्ट है वो कह रही है। वजन कितना है? जी मैं स्मार्ट हूँ। हाँ हाँ, वजन कितना है आपका? जी वजन बस इतना नहीं है, मतलब मैंने कभी वो तो नहीं किया। आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया? हाँ। आपको खून की कमी वगैरह तो नहीं है? जी वो मैंने कराया था पहले, लेकिन अब तो नहीं कराया, जब बच्चे होते ना तब मैंने कराया, अभी नहीं कराया। अच्छा, डॉक्टर जी। साहब कुछ पूछेंगे इनसे और? जी जी, आई थिंक उसमें मैं सवाल का जवाब बहुत देते हैं। शुक्रिया जी। नॉर्मली तो पहली वजह ये होती है ख्वातीन में कि या तो वज़न ज़्यादा है या चलने की आदत नहीं है। ज़्यादातर ख्वातीन को चलने की आदत नहीं होती, घर से कम बाहर निकलती हैं। वर्किंग लेडीज़ जो हैं, जो जाती हैं काम पे, वो उनकी फिर भी उनका चलना फिरना हो जाता है। और वो ख्वातीन जो घर के काम काज खुद करती हैं और बाहर जाके सौदा भी खुद लेके आती हैं, उनकी भी वॉक हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ख्वातीन जो घर में बैठती हैं, उनको वॉक करने की आदत नहीं होती, और जब वो थोड़ा सा चलती हैं तो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके कहने के बावजूद कोई पता नहीं होता कि क्या चीज़ चल रही है। ठीक है। इनके बेस लाइन टेस्ट, जैसे आपने उनसे बात की कि आपकी खून की कमी तो नहीं है। ज़्यादातर हमारी ख्वातीन में कई दफ़ा हीमोग्लोबिन कम बिल्कुल। होती है, अनीमिया हाँ। होता है, और उसकी वजह से वो थकावट भी जल्दी हो जाती है, और सांस भी सांस भी फूल फूलती जाती है, और आपका काम करने को दिल भी नहीं करता, और उसकी छोटी मोटी कोई वजह होती है जो फ़ौरन ठीक हो जाती है। और इसलिए वो चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। इनको चाहिए कि डॉक्टर साहब से अपना एक्सरे, खून के टेस्ट, ब्लड सीपी कंप्लीट पिक्चर है, शुगर का टेस्ट है, गुर्दे के टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, यूरिक के टेस्ट, ये ज़रूर करवा लें। अगर वो टेस्ट इनके नाम और एको ज़रूर करवा लें, क्योंकि सांस इनकी फूलती है तो अल्ट्रासाउंड हार्ट का, जैसे हम एकोकार्डियोग्राम कहते हैं, वो करवा लें। कई दफ़ा पैदाइशी तौर पर कोई बीमारी होती है, कोई वैबुलर बीमारी होती है, कोई होल होता है हार्ट में, पता चल जाता है। कई दफ़ा पट्टे कमज़ोर होते हैं, उसकी वजह से सांस पूरा होता है। लेकिन अगर इनके ये सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। मेरी फिर इनको ये मशवरा होगा, ये जो है आधा घंटा पैदल चलने की जो है वो आदत डाल लें, ताकि इनका स्टेमिना बने और ये सांस वगैरह इनका जो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप ये कह रहे हैं ना स्टेमिना बिल्ड करना, तो क्या ग्रेजुअली शुरू करनी चाहिए? वॉक के पहले आप थोड़ा करें, फिर ज़्यादा करें, फिर ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेस करें, ताकि साथ साथ आपका स्टेमिना बने? क्योंकि पहले दिन ही लोग जो है ना बहुत ज़्यादा या तो कर देते हैं, थक जाते हैं, फिर छोड़ देते और हैं। अगला हफ्ता लेटे रहते हैं, थकावट होगी। हाँ, ऐसे ही है। आई थिंक आप ग्रेजुअली जितना आप कंफर्टेबल चल सकते हैं, जहाँ पे अगर आप पहले दिन 15 मिनट वॉक करें, अपनी स्पीड पे जो कंफर्टेबल है उस पर करें, फिर रोज़ाना 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं, और स्पीड ऐसा ऐसा बढ़ाते चले जाएं जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं। आप चलते हुए एक फिक्रा बोल सकते हो, यानी इतनी सांस ना फूले कि आप बोल ही ना सकें, बिल्कुल। और दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ ना हो कि आप चल ही ना सकें। तो ये अगर करते जाएंगे तो मे भी 2 हफ्ते 4 हफ्ते में आपकी फासला और टाइम भी बढ़ता चला जाता है, और आपकी स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? कौन बोल रहे हैं हमारे साथ? हम कॉलर के पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद जैद शाकिर जी खान से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या पूछेंगे आप जनरल साहब से? जनरल साहब से ये क्वेश्चन मेरा है कि मेरे ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है जी। कब हुई? जी जी। 2021 में हुई थी सर। ठीक है। और अब क्या है मसला? और अब जो है ना शुगर वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, 150 पे शुगर है, तो इंसुलिन भी लगा रहा हूँ जी। उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी है सर 54 ईयर। और वजन? वजन 50 किलो। अच्छा, वजन तो और कम ही वजन है। और ठीक। पैदल कितना अच्छा, चलते हैं? पैदल कितना चलते हैं आप? पैदल सुबह को आधा घंटा वॉक करता हूँ अल्लाह के हुक्म जी। से। अभी जो है ना थोड़ा सा दिल ऐसे कभी झटका लेता है, जैसे कोई चीज बंद होती है, और फिर वो जो है ना वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। अच्छा, और शुगर जो है 150 पे है, इंसुलिन लगा रहा। दवाइयाँ और ये कौन कौन ये सी? फास्टिंग है? ये आपकी शुगर जो है फास्टिंग है, बगैर खाए पिए लेते हैं तब 150 होती नहीं है? ये रैंडम में है, रैंडम में है सर। रैंडम। जी ठीक जी। है, ठीक है। चलिए आप फिर और आंसर। दिल की धड़कन कभी कभी तेज हो जाती है, अभी सांस भी फूल जाता है सुबह को। दवाइयाँ कौन सी? दवाइयाँ कौन सी बात ले कर रहे हैं लेता आप? हूँ, अच्छी खासी बात कर ठीक लेता है, हूँ। दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं आप दिल के दवाई लिए? मैं ले रहा हूँ रोलेप EZ 5/10 mg, जी और लोपरीन 75, माई रोल 50, ठीक ये है। 3 ले रहा हूँ। और शुगर के लिए जो है इंसुलिन
70/30 वाली ले रहा हूँ चले, इंसुलिन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप आंसर सुनिए। अभी जो है ना ये थोड़ा सा ये सांस फूल रहा है और कभी कभार जैसे कोई चीज बंद हो जाती है और फिर वो वापस आ जाती है अपनी जगह पे, और धड़कन सांस भी धड़कन फूल में से। जाता है थोड़ा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो 2021 में इनका बाईपास हुआ था और अब इनको ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, शुगर भी है, अनकंट्रोल्ड भी है, और जो दवाइयाँ ले रहे थे वो तो आपने सुना। जी जी, उसमें आई थिंक इनका जो मेन मसला लग रहा है कि शायद इनकी वो टैबलेट ले रहे हैं मेरोल, जी वो 50 मिलीग्राम ले रहे जी। हैं। तो मेरा एक तो ये मशवरा है कि उसको 50 की बजाय 25 पे कर अच्छा, दें, 25 पे यानी वो टैबलेट आधी हो जाए, आधी सुबह और आधी शाम को हो जाए। जो शुगर इनकी 150 रैंडम है वो फर्स्ट क्लास ठीक है, ठीक है। हाँ, शुगर का कोई मसला नहीं है। रोज़ाना पैदल चलें, अपने छाती के एक्सरे और बाकी ब्लड टेस्ट तो आप करवा लें, कोलेस्ट्रॉल है, गुर्दों के टेस्ट हैं, शुगर का टेस्ट इनका हो गया, वो 3 महीने वाला HbA1c वो करवा लें। और एक टेस्ट जो इन्हें ज़रूर करवा लेना चाहिए वो एकोकार्डियोग्राम है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड, वो ज़रूर करवा लें। और मुझे उम्मीद है कि ये मिरोल की जब खुराक कम करेंगे तो इनका जो सांस और थकावट जो वाला बंद जो हो मसला है जाता है वो वो काफ़ी क्या हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ये बता दें कि कोई अपने घर पे है और उसको अचानक सीने में दर्द हो रहा है और ठंडे पसीने आ रहे हैं और दर्द पीछे की तरफ भी जा रहा है, मतली से हो। चले पहले कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? अब्दुल रहीम नाम है जी, मैं अटक से बोल रहा हूँ। जी अब्दुल रहीम साहब, क्या पूछेंगे आप? मैं 37 साल से शुगर का मरीज हूँ, इंसुलिन पे हूँ। मुझे एक स्टंट डला है 2019 में, एक स्टंट डला है 2021 में। ठीक है। उसके बाद फिर पिछले साल मेरे वो स्टंट और मैंने कराया, डॉक्टर साहब के पास FIC गया था, उन्होंने कहा जी आपका एक स्टंट जो है ना वो बंद है। ठीक तो है। उन्होंने फिर मेरी एंजियोग्राफी की तो उसे खोला, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने तो कहा खुल गया है। फिर मुझे तो तकलीफ थी, फिर वो जनरल सबोर साहब आए, उन्होंने कहा दोबारा आपकी एंजियोग्राफी करते हैं। फिर उन्होंने खोला, अब मैं काफी बेहतर हूँ उस 1 साल से। ठीक है। तकरीबन मैं 4 किलोमीटर वॉक भी कर लेता हूँ, कोई दर्द वगैरह नहीं होता। ठीक है। और लेकिन अभी पीछे मुझे कभी कभी सीने पे दर्द हो जाता है, पसीने भी आ जाते ठीक हैं। है। और खासकर मेरी शुगर जो है वो बैलेंस नहीं रहती, कभी लो हो जाती है अचानक ही, और वो दिल पे बड़ा असर अच्छा, पड़ता है। अभी पिछले मैं CMH चटक में दाखिल हुआ हूँ, वहाँ उन्होंने मेरा एकदम ब्लड प्रेशर शूट कर गया था 170 और नीचे वाला 100 हो गया था। इसके अलावा उन्होंने फिर मेरा CM वो के भी वो बढ़ा हुआ था और ट्राप नहीं किया, वो नेगेटिव था। अच्छा। तो वो जो एंजियोग्राफी थी वो भी नेगेटिव थी। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कहा कि एक दफा जाके आप इको करवा लें और FIC, अभी मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगा। तो बस ये मुझे हो जाता है शुगर। आज सुबह मैंने चेक की, मेरी 115 थी। ठीक है। और रात को मैंने चेक की, मेरी 187 थी। ठीक है, आपकी तो उम्र परहेज बता तो दें। कर लो, उम्र लेकिन इसके बावजूद कभी कभी BP मेरा शूट कर जाता है। पिछले महीने में 2 दफा, वैसे मेरा तकरीबन अभी मैंने सुबह चेक किया, मेरा 124 था और 59 था। अच्छा, तो आप अपनी मैं उम्र उम्र थोड़ी बता देंगे? मेरी उम्र 71 साल है और वजन भी बता दें। वजन मेरा ख्याल है होगा 64 या 68 kg। ठीक है। और दवाइयाँ और कौन- दवाइयाँ कौन कौन सी ले रहे हैं? लो ले रहा हूँ, जी मोनिटर 2.5 मिलीग्राम ले रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोमेट 6.4 मिलीग्राम ले रहा हूँ, ठीक है। लेपिगेट 20 मिलीग्राम ले रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा राइजक 20 मिलीग्राम ले रहा हूँ और बाकी चलें, thank you। इंसुलिन वगैरह ले रहा हूँ। अच्छा, बस अब आप आंसर सुनिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी डॉक्टर साहब, जी बहुत जी, ही आई explicit। थिंक इनके मसले शुरू में हुए जी। और स्टंट बंद हुआ, उसे जी। बैलून करके खोल दिया, फिर इन्हें प्रॉब्लम हुआ, फिर वो बंद हुआ और दोबारा खुल गया। तो और अभी वो कहते हैं कि अब मैं ठीक जा रहा हूँ। जो इन्होंने हमें टेस्ट बताए हैं वो तो सारे ही नॉर्मल है। बिल्कुल। शुगर जो फास्टिंग है वो भी नॉर्मल है, जो रैंडम है वो भी ठीक ब्लड ही प्रेशर है। जो शूट हो ब्लड जाता प्रेशर ठीक है, शूट कितना कर जाता है वो आई थिंक 170 अभी जो है आज का 124 आज वो है, वो कह रहे हैं एक दफा शूट हो 57 गया। था। तो कभी कहीं शूट कर जाए तो मॉनिटर जो 2.5 ले रहे हैं वो बड़ी थोड़ी खुराक है, एक ठीक गोली है। और ले लिया एक करे, गोली और ले उससे वो बेहतर हो जाया करेगा। और 4 किलोमीटर जो है ये वॉक करते हैं। इनको वॉक अपनी उस हद तक लिमिट करनी चाहिए जहाँ पे इन्हें दर्द ना हो सीने में। 4 किलोमीटर बहुत है हाँ, वैसे। 4 किलोमीटर काफ़ी है इनके। जी। ठीक है, अगर इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती तो फिर तो करें, लेकिन अगर इनको 2-3 किलोमीटर चलने के बाद सीने पे बोझ या घुटन महसूस है, वो उनकी हद है।
बिल्कुल। उससे ऊपर ये वॉक ना करें। और कोशिश ये करें कि जब वॉक करें तो खाना ना खाया हो, हमेशा वॉक जो है खाली वो पेट खाली किया जाए? पेट करनी चाहिए, क्योंकि फिर दिल के ऊपर डबल बोझ पड़ जाता है। एक अच्छा। आपकी वॉक का पड़ जाता है, एक स्टमक का खाने पड़ का। जाता है, उसको डाइजेशन के लिए जो है हार्ट को वर्क करना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि लोगों को ये मशवरा है कि जब भी आप वॉक करें तो हमेशा खाली पेट वॉक करें, वापस आके बेशक खाना खा लें। और कुछ लोग समझते हैं कि वॉक के बाद खाना हजम करने के लिए वॉक करनी चाहिए, वो चहलकदमी आप कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन वॉक जब करनी हो, लंबी वॉक Brisk करनी हो walk तो नहीं करनी चाहिए। खाने के बगैर जो है वो आपको वॉक करनी अच्छा, चाहिए। तो हमें तो जो लोग जैसे रोज़ों में रख करते हैं तो उसमें आप क्या एडवाइस करते हैं कि नॉर्मली फास्टिंग? तो मैं एडवाइस करता हूँ कि रोज़ों में अगर आपने वॉक करनी हो तो अफ्तारी से पहले करें। अच्छा। हाँ, ताकि मैक्सिमम आप में। आगे आएँ, आप अफ्तारी का भी टाइम हुआ हुआ हो, हाँ। आपको प्यास भी लगी हो, भूख भी लगी हो, तो अच्छा। आप खा लें। तो उस वक्त आप देखें अफ्तार में, अब रोज़ों में ज़्यादातर आप जब अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी के बाद अगर आप हाँ। तरावियाँ पढ़ते हैं तो बड़ा थोड़ा टाइम होता है, टाइम थोड़ा होता है, मगरिब में और इशा बिल्कुल। में, तो वो इतना टाइम नहीं, वॉक का भी इतना टाइम नहीं मिलता। वॉक का टाइम होता है कि जब आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है सही तो तरह अफ्तारी से के बर्न नज़दीक कर आ लिया। जाए। जी हाँ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बच्चों के अंदर जो आजकल बहुत ज़्यादा ओपेसिटी हो गई है और बच्चों के अंदर भी दिल की तकालीफ आना शुरू हो गई हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, स्पेशली पेरेंट्स को, कि वो बच्चों की हेल्थ के हवाले से क्या ख़ास ख्याल रखें फॉर देयर हार्ट हेल्थ? देखें, ये बच्चों के भी बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि जो हमारे मुस्तकबिल में बच्चे होंगे, शायद ज़्यादातर मेजॉरिटी ओवरवेट हो, बिल्कुल। और उसमें से फिर जो ओवरवेट होंगे तो ये सारी बीमारियां आएंगी। इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, स्ट्रोक, कैंसर, ये सारी बीमारियां उसमें आती हैं। उस बच्चों को बड़ा ज़रूरी है कि ये शुगरी चीज़ें जितने भी है, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, टॉफ़ियाँ हैं, इसका इस्तेमाल कम हो, शरबतों का इस्तेमाल कम होना चाहिए, कोला का इस्तेमाल कम होना चाहिए। जो आपके फास्ट फूड हैं आजकल, वो है कि जी हाँ, फास्ट फूड प्रोसेस्ड पे जो, फूड हाँ, सारे। जहाँ पे उन्हें थोड़ी सी रिश्वत बच्चों को देनी हो तो फास्ट फूड पे आप ले जाते हैं, और वो उनके मोटापे का सबब बनते हैं। घर में जो है तली चीज़ें जो है पूरा कम होनी चाहिए। बच्चे वो जो एनर्जेटिक हैं, भागने दौड़ने वाले, खेल कूद वाले हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, उनके लिए ठीक है, एनर्जी के लिए ठीक होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपको महसूस हो कि बच्चा जो चबी हो रहा है, मोटा हो रहा है, पिलपला हो रहा है थोड़ा सा, वहाँ पे तो थोड़ा वो वो वहाँ कर पे दें। उसका मिठाई का खाना पीना वो कम कम कर दें, बिल्कुल जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? जी सवाल सहेरा बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। क्या पूछेंगे आप? जी, 1 साल हो गया तकरीबन मेरे दिल में जी दर्द होता है। ठीक है। और आपने क्या तो किया है डॉक्टर इसके साहब, लिए? मैं अभी तक तो कुछ नहीं किया। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मैं 19 साल उम्र है। और कोई है आपको शुगर वगैरह? नहीं नहीं। अच्छा, आप कह रही हैं दिल में दर्द होता है तो आपकी सांस भी फूलती है? हाँ हाँ, अच्छा, चलने पे? महीने के बाद, हर महीने या 2 महीने के बाद पता नहीं मेरे को कुछ हो जाता है, सांस भी ठीक नहीं आता। सांस फूलती है और चलने से दर्द होता है? हाँ, जब ज्यादा थकती हो या कोई काम वगैरह करती हूँ। ठीक है, कुछ पूछना है डॉक्टर साहब? जी। नहीं, थैंक यू जी, आप आंसर सुनिए, बहुत शुक्रिया। 19 साल की 19 है साल, जी और हाँ। दर्द होता है इनको बाकायदा सीने के अंदर, और फिर इनकी सांस भी फूलती है, और जैसे ही ये कोई एग्जर्शन करती हैं तो इनका दर्द बढ़ जाता है, और 1 साल से हो रहा है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। हाँ, उसमें आई थिंक ज़्यादातर जो शुरू में डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखा दें, और एक ईसीजी और छाती का एक्सरे ज़रूर हो ठीक जाए, है। खून का टेस्ट हो जाए, पता चले कि उसमें से कहीं खून की कमी तो नहीं है या खून में कोई ख़राबी तो नहीं है। और साथ ही साथ अगर जब इन्हें पेन हो ही रहा है, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो एक एको या दिल का अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लेंगे, कोई पैदाइशी बीमारी तो नहीं है, कोई सुराख वगैरह या कोई वैल वगैरह ख़राब तो नहीं है। और कई दफ़ा पट्टे ख़राब होते हैं या पट्टे कमज़ोर दिल के हो जाते हैं, उससे भी सांस फूलता है। तो ये बेस लाइन टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए। हो सकता है कुछ भी ना निकले और ये बिल्कुल नॉर्मल और इन्हें कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी एहतियातन ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। चाहिए। अच्छा, ये जो फ्लैप क्लोजर होता है, ये जो छोटा सा प्रोसीजर होता है, जो कहते हैं कि अगर दिल का सुराख है तो हो जाता है, तो ये क्या 1 डे प्रोसीजर होता है या उसके लिए क्या कैसे? वनडे देखिए, उसमें से ये एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग की तरह ठीक का है, होता है। बिल्कुल। एक होल होता है, उसमें एक डिवाइस होती है, वो टांग में से लेके जाते हैं कैस्टर, उस कैस्टर में से डिवाइस लेके जाते हैं और होल को उससे बंद कर देते हैं। अच्छा। और फर्स्ट क्लास और बड़े ऑपरेशन से आप बच जाते हैं। अच्छा। बगैर ऑपरेशन के वो सुराख जो है वो बंद हो जाता है। वो उसमें से डिफरेंट सुराख है, VST है, AST है, PDA वगैरह है, वो सारी की सारी डिवाइसेस आ गई हैं और सबका इलाज मुमकिन है बगैर ऑपरेशन के, अनलेस के कहीं पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो या कोई ऐसी कोई चीज़ हो या सुराख का साइज़ इतना बड़ा हो जिसमें डिवाइस फिट ना होती हो या कोई और वजह हो, तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़
मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी होते हैं उसमें ये डिवाइस से ये सुराख बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। तो एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं, अगर उनके बच्चों को या उनको दिख रहा है छोटे बच्चों में ये इफेक्ट आ रहा है कि सांस फूल रही है या वो नहीं नॉर्मली थ्राइव कर पा रहे, तो वो फ़ौरन ये करवा लें। लेकिन उसमें से बड़ा ज़रूरी है ये सवाल कि जी के बच्चे जिनको आप माँ बाप नोट करें कि वो खेलते हुए उनकी सांस फूल जाती है, नीले पड़ जाते हैं और वो थक जाते हैं बड़ी जल्दी, और वो कहते हैं जी हम थक गए हैं और नढाल हो जाते हैं, उनका एको ज़रूर करवा लें। ठीक है। अल्ट्रासाउंड हार्ट का जो वो हमें बताता है कि बच्चे में कोई पैदाइशी बीमारी तो नहीं है, तो नहीं तो हमेशा करा लेना चाहिए। जी वो करवा अच्छा, लेना। जो हम ये रूटीन इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे थे जो मैंडेटरी होती है वेस्ट में, तो कि हर साल आप एक स्क्रीनिंग करते हैं, और हमारे यहाँ नहीं होता ये स्क्रीनिंग का, वो हम जब बीमार होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो थोड़ा सा इस स्क्रीनिंग के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, स्पेशली एवरीबडी विद अ हिस्ट्री या ओवरवेट या अबव 35, तो वो कौन सी टेस्ट होने चाहिए ताकि वो हमेशा क्लियर रहा करें? उसमें ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। हम नॉर्मली समझते हैं कि जी के 30-35 साल से जो भी ऊपर हो उसे अपने ब्लड टेस्ट, जिसमें सीपी कंप्लीट पिक्चर है, शुगर का टेस्ट है, गुर्दे का टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल का, चर्बी का टेस्ट है, ये जरूर करवा लेनी चाहिए। छाती का एक्सरे और ईसीजी हो जानी चाहिए, और एको जरूर होनी चाहिए। देखो एको जो अल्ट्रासाउंड हार्ट का, बहुत सारी बीमारियां ऐसे जिनके आपके सिम्टम नहीं होते लेकिन बीमारी चल रही होती है, सुराख है, एक वेल्व खराब है, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा और दिल कंपनसेट करता रहता है और आपको सिम्टम कोई नहीं होते, वो जब आप ये टेस्ट करते हैं तो फिर पता चलता है सुराख। और उस सुराख का अगर वक्त पे इलाज हो जाए तो वो यही जैसे मैंने डिवाइस के उसे बंद हो जाता है, वरना कई दफा लाइलाज हो जाता है। आप ऑपरेशन भी करना चाहते हो तो ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेट हो चुका होता है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? बात कर रहा हूँ उकाड़ा से। जी पूछिए। मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, तकरीबन है तो 10 साल से। जी। तो पहले तो मैं ना जी खाता रहा हूँ, एमसन मेड जो है 12.5+1000 है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने अब HB1C करवाया था जी। टेस्ट, वो 8.7 आया था जी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे जो है वो अब इग्लेरो S5.100 mg जो है बटा 100 वो लगाई हुई है जी, खाने से पहले 5 मिनट खाता हूँ और शाम खाने से पहले जी। तो लेकिन मेरे पाँव सुन रहे थे। अच्छा, अभी आपका मसला डायबिटीज है या कोई दिल का मसला भी है साथ? नहीं, दिल का कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायबिटीज का मसला है, इसलिए मैं जो है कॉल किया डॉक्टर साहब से। ठीक है। डायबिटीज का मसला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे इनकी डायबिटीज अनकंट्रोल रहती है, अभी उसने दिल को इफेक्ट नहीं किया लेकिन ऐसे ही अनकंट्रोल रही तो दिल को जरूर जी इफेक्ट जी, कर इनका देगी। एक तो इन्होंने बताया कि इनकी जो शुगर है वो 10 साल से, और मेडिसिन खा रहे हैं, और अभी एक और मेडिसिन ऐड की है तो पाँव सूजना शुरू हो गया। तो वो उसमें से एक चीज़ होती है कि कुछ दवाइयाँ हैं जिससे पाँव सूज जाते हैं, अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करके अपनी दवाई बदलवाएं। लेकिन दूसरी बात जो उनकी है कि 10 साल से इन्हें शुगर है। जब 10 साल से शुगर हो तो शुगर के साथ साथ जो नालियां हैं जिस्म में वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें दिल की नालियां भी शामिल है, दिमाग की नालियां भी शामिल है, आँखों की भी हैं, टांगों की हैं, किडनीज की हैं, वो सारी बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो चेक करवानी बड़ी ज़रूरी होती है। जो जिनको 5 साल से ऊपर शुगर हो उनको एको, स्ट्रेस टेस्ट, ETT और ब्लड के सारे टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल, यूरिया क्रेटिन तो ये करवा रहे होंगे, CP वगैरह और यूरिक एसिड, ये सारे जो है इनकी हो जाने चाहिए। बिल्कुल, और अपनी मेडिकेशन को आप रीफिक्स करा लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद ताहिर बात कर रहा हूँ जंग से। जी, क्या पूछेंगे आप? मैडम, मेरा हार्ट बीट धड़कन बहुत स्लो होती है और दिल वाली साइड ना बहुत बेजान सी रहती है। मैंने इकोग्राफी भी करवाई है, ECG भी करवाए हैं। वो कहते हैं कि आपको ना दिल का मर्ज नहीं है, डॉक्टर साहब कहते हैं, लेकिन मेरी ये छाती बेजान है, दिल वाली साइड, और धड़कन स्लो हो जाती है। महसूस होता है कि मैं बेहोश होने लगता हूँ। सांस फूलती है? सांस फूलती है? सांस नहीं, सांस नहीं फूलती, ना पेन होती है। और दिल की धड़कन कितनी दिल की धड़कन कितनी हो जाती है? तकरीबन 55-60 यहाँ पे आ जाती है। ओके, एक्सरसाइज ठीक है। करते हैं? और आप साथ रोजाना एक्सरसाइज वगैरह है आपकी जिंदगी में शामिल? एक्सरसाइज मेरी नहीं है, आप पैसे याद नहीं है। क्या काम क्या करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। और उम्र कितनी है? 27। और वजन कितना है? वजन 67 है। 67। चले। और बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं है कोई, बहुत ज्यादा आपको होती हो घबराहट, एंजाइटी? जी, घबराहट बहुत होती है, घबराहट भी होती है, और एक बात को बार बार सोचता हूँ। बार बार सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
बैंक में काम करते हैं और उनको जाहिर है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी भी है, पैनिक अटैक भी होता होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक उनको अच्छा किया कि उन्होंने टेस्ट अपने सारे जी। करवा लिए और सारे टेस्ट नॉर्मल है। तो मेरा इनको ये मशवरा है कि जो वहाँ के इनके लोकल साइकेट्रिस्ट हैं जी या साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रा एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट कर लें। हो सकता है कि इन्हें दिल की तकलीफ तो कोई ना हो, नहीं, ये पैनिक जो हो दर्द रहा है, होती है एंग्जाइटी की वजह से या पट्ठों का दर्द होता है, और टेस्ट इनके नॉर्मल आ गए हैं। और एक्सरसाइज जो है अपनी कम से कम आधा घंटा डेली करें, उससे इनकी धड़कन तो इनकी नॉर्मल है, वो स्लो नहीं है, ये खुद ही चेक करते रहते हैं। हर वक्त या इनके पास वो गैजेट होगी जिससे बार check बार करते सोचते हैं ना एक ही बात को, ऑब्सेसिव हो गए जी होंगे जी। ना। तो ये मुझे मेरे ख्याल में इन्हें एज सच कोई दिल की तकलीफ नहीं है। इन्होंने टेस्ट सारे करवा लिए। एक टेस्ट है स्ट्रेस टेस्ट, जो ईटीटी वाला वर्जिश वाला टेस्ट है, वो ज़रूर करवा लें और अगले हफ्ते में फ़ोन करके बता दें उसका क्या रिजल्ट आया, और एक दफ़ा साइकेट्रिस्ट की ओपिनियन ज़रूर लें। बिल्कुल, और जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे खुद ही हैप्पी हार्मोन्स आपके निकलेंगे और वैसे ही आपकी एंग्जाइटी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो विमेन के अंदर स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्ट इश्यूज होते हैं, एक्लेम्पसिया हो जाता है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसको मॉनिटर करना कितना ज़रूरी, क्योंकि उसमें हमारी तो मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है ना उसकी वजह से, तो उसका क्या वो है? देखिए उसमें बड़ा ज़रूरी है कि जब प्रेगनेंसी हो और एक तो रेगुलर आपके ब्लड टेस्ट सारे होते रहें, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो करवाती रहती हैं। आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर होता जाए, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है शुगर की और ब्लड प्रेशर की, तो चांसेस होते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है कि आपका जो है ब्लड शुगर डिस्टर्ब हो और आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो, तो वो कंट्रोल रहनी चाहिए। क्योंकि अगर दोनों में कंट्रोल ना हुआ, शुगर भी कंट्रोल ना हो और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल ना हो, तो फिर बच्चे पे बड़ा इफेक्ट होता है। या तो स्टिल बर्थ हो जाती है, या मिसकैरेज हो जाती है, या एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, स्ट्रक्चरल उनके एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है। तो ये वाली, और या साइज़ उसका बड़ा होता है, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि जो आप गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएँ एंटीनेटल केयर के लिए, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर होनी चाहिए। और अगर किसी ने नहीं, डॉक्टर ने चेक किया, तो मरीज़ा खुद कहे डॉक्टर से कि मेरा शुगर और ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करते रहें। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम मैम, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी काशिफ साहब, क्या पूछेंगे आप? मेरा था प्रॉब्लम कि मुझे 20 साल से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। जी, कितना होता है? कितना होता है? मैंने कल टेस्ट कराया तो मेरे ट्राइग्लिसराइड 500 थे, और जो अच्छा मेरा शुगर नहीं है, शुगर थी मेरी 100, HB1 थी 7.4, तो शुगर में हर हफ्ते चेक कराता हूँ, वो 100 से कम होती है। ठीक है। अब वो HB1C थोड़ा ज्यादा है, वो तो वो इसका शुगर से ट्राइग्लिसराइड से रिलेटेड है। यूरिक एसिड भी मेरा ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल कितना था? कोलेस्ट्रॉल 211 था, ट्राइग्लिसराइड 511। और आपकी बीपी जो आप कह रहे हैं ज्यादा, वो कितना है? बीपी मेरा ज्यादा नहीं होता, ब्लड प्रेशर मेरा जो है ना वो 120 या 70 होता है। अच्छा, नॉर्मल होता है। और एज क्या है? 54 ईयर्स। और वेट कितना है आपका? वेट मेरा 80 kg है। 80 kg वेट है। और इसके अलावा कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे सांस फूलना, दर्द होना? दर्द ऐसे में कुछ दिनों से दिल के आसपास थोड़ी थोड़ी चुभन होती है। वॉक करते हैं आप? जी वॉक भी करता हूँ। वॉक भी करते हैं। वालिदैन में, बहन भाई में आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई, फैमिली में किसी को? जी फैमिली में मेरा जो है ना, सारी फैमिली में मतलब पेरेंट्स को शुगर भी है और उनको हाई ब्लड प्रेशर भी दोनों को है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी उनके ज्यादा होते हैं। सबके ज्यादा है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फैमिली हिस्ट्री भी है, वेट भी ज्यादा ही है, 80 kg है। जहाँ प्री डायबिटिक भी हैं, उनकी HbA1c भी वो कह रहे हैं कि शुगर वैसे चेक करते हैं तो कम होती है, लेकिन लेकिन HbA1c दैट पोटेंशियल डायबिटिक है। TGL तो जो है इसमें से वो बड़ा ज़रूरी है कि वेट और कम करें और वॉक अपनी आधा घंटा डेली करें। इनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड काफ़ी ज़्यादा 500 है, जो 200 तक होने चाहिए। और लेकिन ये कई दफ़ा होता है कि अगर आपने टेस्ट फास्टिंग नहीं करवाया तो ट्राइग्लिसराइड ऐसे ही हाई आते हैं। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है एक और टेस्ट ये करवा लें कि 12 से 14 घंटे के वक्फे के बाद, ठीक है, रात को खाना 7 बजे खाया, सुबह 8 बजे 9 बजे जाके अपना ब्लड टेस्ट कराएं। वो ट्राइग्लिसराइड अगर इतने ही रहते हैं 500 या इसके इर्द गिर्द रहते हैं, तो फिर इनको ट्राइग्लिसराइड के लिए दवाई की जरूरत होगी। ये जो होगी। स्टैटिन्स और फाइब्रेट्स खाते हैं लोग और प्रिस्क्राइब की जाती हैं, क्या ये अच्छी हैं? इनको कंटिन्यू करना चाहिए हमेशा? देखें उसमें एक लेवल है, उस लेवल तक तो आप डाइट और एक्सरसाइज देखें, 3 महीने आप कोशिश करते हैं डाइट और एक्सरसाइज, डाइट और एक्सरसाइज से ये चीज़ें नॉर्मल जो कि आ जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं और आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन अगर वो नॉर्मल आए तो इसका मतलब है आपके अंदर ज्यादा बन रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई की जरूरत है, फिर आपको दवाई लेनी चाहिए। तो मेरा इनको ये मशवरा है कि ये अगले 1-2 महीने ट्राई करें। पहला तो ये टेस्ट को रिपीट करवाएं 12-14 घंटे का फास्टिंग करके कि ट्राइग्लिसराइड वाकई इनके इतने हैं, कोलेस्ट्रॉल तो इतना ज़्यादा नहीं है, वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज से और डाइट से ठीक हो जाएगा। फिर गोश्त का इस्तेमाल कम करें, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त ना इस्तेमाल करें, बीफ को ज़रा रोक के रखें और सब्ज़ी और दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करें और तली चीज़ें और फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वो मिनिमम इनकी होनी चाहिए और वॉक को जो है इन्हें बढ़ा देना चाहिए। मुझे उम्मीद है मुझे कि ये इंशाल्लाह अगर ये करेंगे तो शायद बगैर दवाई के इनका ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएगा। और ये जो अगर नॉन फास्टिंग ये सैंपल है और उसका ये रिपोर्ट आई है तो जब फास्टिंग ये करवाएंगे तो हो सकता है कि रिपोर्ट बेहतर हो जाए। तो हमेशा जो है एक तो रिपोर्ट आपने इसी तरह से फास्टिंग करानी है और सही जगह से करानी है ताकि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। जी नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं बशीर बोल रहा हूँ गुजरात से बेटा। जी। तो बात यह है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल 240 बढ़ा हुआ है, तो क्या ना खाऊं तो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े? और उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 70 साल है। अच्छा। और और शुगर है आपको, ब्लड प्रेशर है? शुगर है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो कम है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है, क्या बात है? अच्छा। दिल की तकलीफ? दिल की तकलीफ है, ऐसे सांस फूलती हो, चुभन होती हो, ये सब है? नहीं नहीं ये नहीं बताना कि कौन सी चीजें मैं ना खाऊं तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल आपको मेरा परहेज ना बताना। बढ़े। बहुत शुक्रिया। उन्हें एंजाइना का पूछे, चलने से सीने में दर्द होती है आपको? नहीं कोई दर्द कोई नहीं होता। दर्द नहीं होती। चले बहुत शुक्रिया। वैसे शुक्रिया परहेज, बेटा। थैंक यू। परहेज पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं कि मैं क्या ऐसा खाऊं कि मेरा जो है ये कोलेस्ट्रॉल जी। भी नीचे रहे और शुगर भी मेरी कंट्रोल रहे। इन्होंने बताया कि 68 इनकी हाँ। एज है और इनकी बाकी चीज़ें ठीक है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा इनका होता है और इनके लिए जो ज़रूरी इन्होंने कहा कि मैं खाऊं क्या, उसमें से ज़्यादा क्या ना खाऊं पहले और फिर खाऊं क्या? बड़ा गोश्त ना खाएं। अच्छा बड़ा और गोश्त किसी भी शक्ल में हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना खाएं। ठीक है। एक दिन छोटा, एक दिन मुर्गी, एक दिन मछली नहीं है तो मुर्गी खा लें, बाकी दिन दालें सब्जियां। सब्जियां, पराठे ना खाएं। आप खुश्क रोटी खाएं और अंडे की सफ़ेदी खाएं और अगर अंडा खाते हैं तो जर्दी हफ्ते ना में खाएं। 2 दिन सिर्फ अच्छा, खाएं। ठीक है। और बाकी दिन जो है वो आप दूध का गिलास पी सकते हैं बगैर मलाई के और रोज़ाना पैदल चले, आधा घंटा तेज़ पैदल चले। ये एक्सरसाइज करके 2 हफ्ते देखें कि इनका कोलेस्ट्रॉल नीचे आता, अगर फिर भी इनका रेज रहता है 220 से ऊपर रहता है 30 से, तो फिर हो सकता है कि हमें इन्हें दवाई शुरू करनी पड़े। लेकिन एक दफ़ा ये खुराक कंट्रोल कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को आदत होती है देसी घी, पराठे, अंडे, गोश्त बहुत ज़्यादा खाना, तली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, समोसे पकौड़े ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उससे कई दफ़ा सिर्फ डाइट कंट्रोल करने से ये बगैर दवाई के लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, कुकिंग का मेथड क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कुक वो कर देते हैं, तो क्या स्टीमिंग और बॉइलिंग जो है वो इनके लिए बेटर है? देखिए सबसे बेहतर तो ये होता है कि हम ओवर कुक कर जाते हैं। हमारा जो खाना होता है हम बहुत ज़्यादा मसाले और फिर ज़्यादा देर के लिए कुकिंग होती है, तो वो जो हमारी सब्ज़ी होती है या दाल होती है या पदार्थ कोई भी होता है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर हम रॉ वेजिटेबल खाएं यानी छिलके समेत, अभी शलजम है, मूलियां हैं, बैंगन है, इसको ऐसे ही रॉ में, यस इसको रॉ में खाएं, उस रॉ में ताकत ज़्यादा है। अच्छा। उसके छिलके में उसके अंदर फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें जो हार्ट के लिए अच्छी होती हैं, ये जब आप कुक करते हैं तो गड़बड़े। हाँ, अगर स्टीम करें यानी उबालें जहाँ पे वो डैमेज ना हो, तो फिर आपके लिए वो बहुत ही अच्छी होती है। और देन उसमें तेल जो है आप थोड़ा डालें, वेजिटेबल तेल होना जिसमें सूरजमुखी का, मकई का, कनोला का, सरसों का और ऑलिव ऑयल का। अच्छा। ऑलिव ऑयल जो है हमारा ज़्यादा होता है क्योंकि महंगा तेल है, कोशिश होती है कि महंगा तेल लें, शायद इससे सेहत ज़्यादा बेहतर होगी, उससे सेहत वैसे ही ख़राब होती है कि आप एक तो ऑलिव ऑयल जो है वो पी भी लेते हैं, उसके पराठे भी खाए जाते हैं, और वो जो एक मकसद होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो, जितना ऑयल आप जो भी ऑयल है जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपका फिर वो लेवल कोलेस्ट्रॉल का इतने ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ी मिकदार में जो आपको नज़र ना आए उसमें आप पकाएंगे तो फिर आपका बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, और वो कहते हैं जी पराठे, जी मैं पराठा तो नहीं खाता, सिर्फ चौपड़ लेता हूँ, ऊपर लगा लेता हूँ थोड़ा सा, वो जो है वो भी डैमेजिंग है। तो सिर्फ सूखी रोटी खाएं? सूखी रोटी खाएं, और जरूरी तो नहीं है कि आप पराठा खाएं, कभी कभी हफ्ते में एक दिन आप पराठा खा लें। हाँ, जवान बच्चे हैं जिन्होंने भागना है, मजदूर लोग हैं जिन्होंने सारा दिन करना है,
काम करना है, जोर वाला जिस्मानी काम करना है, यस उनको खाने की ज़रूरत है, वो हजम भी कर लेते हैं। लेकिन आप पराठा खा के बैठ जाएं और उसके बाद फिर वो चढ़ता भी चला जाए और चर्बी भी आपकी नालियाँ बंद करना शुरू कर दे, तो ये आपके लिए नुकसान है। बस ठीक है, आज से पराठा छोड़ दें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, मैं मुबैया फराम से। जी जी, क्या पूछेंगे आप? मैडम वो मेरे अबू का मसला है, उनका पट्टों का मसला है, तो खत्म हो गए उनके बाद वगैरह। हमने पता ये करना था कि उनके मतलब उस पट्टों की वजह से उनका कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं बन सकता? पट्ठों की वजह से? एक पट्ठों की वजह से क्या मतलब? उनके पट्ठों को क्या हुआ, पैरालाइज हो गए, फालिज हो गया है? हाँ नहीं हुआ, बस वैसे ही जिस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं वो यही बोलते हैं कि इनके पेट डेड हो गए हैं बिल्कुल। उम्र की? अच्छा, उम्र कितनी है उनकी? 70 साल। 70। शुगर है उनको? शुगर है, ब्लड प्रेशर है? नहीं डॉक्टर साहब, शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर। लेकिन अब आप कह रही हैं पट्ठे, लेकिन टांगे ठीक है उनकी? टांगे बिल्कुल ठीक है, बस सिर्फ हाथ और बाजू जो है ना वो काम करना छोड़ गए, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अच्छा, सुकड़ गए हैं बिल्कुल, सुकड़ गए हैं। लेकिन इनको कोई हुआ था फालिज का अटैक कभी? नहीं फालिज का अटैक नहीं हुआ। तो ऐसे छोड़ दिया उन्होंने? वजन अच्छा, पहले से कम? वजन इनका कम हुआ है पहले से? जी वजन बहुत कम हो गया, बस सुकड़ गए हैं बहुत ज्यादा। बहुत सुकड़ गए। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आई थिंक इन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक वेट लॉस वाला मतलब इशू है जिसकी वजह से वो पट्ठों कहते हैं सुकड़ गए हैं, वेट कम हो गया होगा। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं वेट कम होने की, उसमें फिर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। कई दफ़ा इस एज पे आप एक्सरे ज़रूर करवाएं, तो वहाँ पे कोई निशान तो नहीं है एक्सरे में, खून में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ईसीजी ज़रूर करवाएं, यूरिन का टेस्ट करवाएं। और इस उम्र में प्रोस्टेट का बड़ा इशू होता है, बिल्कुल वदूद का जो मसला होता है जिससे पेशाब रुक जाता है, तो कई दफ़ा उस वदूद का कैंसर होता है, उसकी वजह से भी वजन आपका कम होना शुरू हो जाता है। तो एक दफ़ा डॉक्टर साहब को चेक करवाना ज़रूरी है। चले, इन्होंने हम तक ये कन्वे कर दिया कि उनके पट्ठे कमज़ोर हो गए, वो कमज़ोर हो गया और उनका वेट कम हो गया, तो वो वेट की कोई ना कोई वजह होगी। वो डॉक्टर साहब को चेक करवा के वहाँ पे इनके नज़दीक जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उन्हें ज़रा एक दफ़ा चेक करवा। तो आपने ज़रूर मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना थरो जो है वो टेस्ट कराना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ये सारी की सारी जो जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स है, और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये जो अचानक हो जाता है कुछ, तो उसको आपने कैसे डिटेक्ट करना है, कितनी जल्दी हॉस्पिटल जाना है, और अगर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की जाती है तो उससे घबराना नहीं है और फ़ौरन करा लेना है ताकि आप माजूरी से बच जाए? जी, पहले हमारी ये बात हो रही थी कि हार्ट अटैक होने से पहले आप अपने आप को बचा लें और परहेज़ करें, और जब आपको सिम्टम्स हों, यानी सीने में दर्द हो, बोझ हो, घुटन महसूस हो, चक्कर आ गए, दिल की धड़कन तेज़ होगी, पसीना आ गया और कई दफ़ा आप गिर जाते हैं उससे, तो ये अलामात हैं दिल की। आपको जब भी शक पड़े फ़ौरन दिल वाले जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास आप चले जाएं, ताकि वो जो ज़रूरी आपके टेस्ट हैं वो कर लें। और अगर फिर भी आपको चलने से दर्द हो, डॉक्टर साहब के पास जाएं, उन्होंने कहा जी आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो फिर टेस्टों पे यकीन ना करें। अगर आपको चलने से सीने में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से सीने पे बोझ आ जाता है, घुटन महसूस होती है या दबाव महसूस होता है और रुकते हैं तो ठीक हो जाते हैं, तो फिर आपकी नालियाँ बंद हैं, और वो या तो स्ट्रेस टेस्ट ईटीटी करवा लें या फिर सीटी एंजियो या एंजियो जरूर करवा लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो चारे जाते हैं सिम्टम के साथ, उन्हें तकलीफ होती है, वो इमरजेंसी में जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, उनके टेस्ट सारे नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ हो रही होती है। उसको फिर रूल आउट करने के लिए सीटी एंजियो और एंजियोग्राफी जरूर कराना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? जी कॉलर के साथ हैं हम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। ठीक है, हम बात कर रहे थे एंजियोग्राफी की। अच्छा, ये एंजियोग्राफी में डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दें कि कितना टाइम लगता है, 1 डे प्रोसीजर होता है, कितना सिंपल होता है, उसके बाद कोई प्रिकॉशंस वगैरह, और कितनी जल्दी इंसान उसके बाद ठीक हो जाता है एंजियोप्लास्टी के बाद? ये एक टेस्ट है जिसको नहीं, जब अगर आ जाए और स्टेंट भी लग जाए तो एंजियोप्लास्टी, हाँ तो आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कितनी नालियाँ बंद हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है। अगर तो कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी है, कैल्शियम है और वहाँ से पहुँचना मुश्किल है, उसको खोलना मुश्किल है, तो उस पर लंबा टाइम लग जाता है। वरना जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आई थिंक आधे घंटे में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दोनों खत्म हो जाती है। अच्छा। और ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, सुन करते हैं ज़्यादातर। पहले हम टांग से जाते थे तो आपको 12-12 घंटे लेटना पड़ता था, अब बाजू से जाते हैं तो आप बाथरूम भी जा सकते हैं, हिल भी सकते हैं, करवट भी ले सकते हैं, 15 मिनट में फ़ारग हो जाते हैं। और 2-3 घंटे अस्पताल में रहना पड़ता है ताकि वो जो बैंडेज की है देखें कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। लेकिन उस टेस्ट का एक जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको 100% बीमारी के मुतालिक बता देते हैं। होता ये है
कि हमारे जो मरीज़ कुछ आते हैं हमें शक होता है कि शायद उन्हें दिल की बीमारी है और हम उन्हें दवाइयाँ लिख के देते रहते हैं, वो 8 4 5 6 दवाइयाँ खाते रहते हैं और जब फाइनली हम एंजियोग्राफी करते हैं तो पता चलता है वो तो नौलियाँ साफ़ थी। तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि जहाँ पे शक हो आप एंजियोग्राफी करवा के देख लें कि बीमारी है भी है कि नहीं है, क्या ये दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है कि नहीं है। एंजियोग्राफी का ये फ़ायदा होता है आपको पता चल जाए बीमारी नहीं है तो फ़ौरन दवाइयाँ जो है वो आपकी बंद हो जाए, पता चलता है कि ये दिल की बीमारी नहीं है, वैसे पट्ठों की कोई तकलीफ़ है। अच्छा, जो हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं दिल की, तो इनके कोई अगर नेगेटिव असरात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और किस तरह से जो है हमारा पेशेंट को पता चले कि नहीं इतनी जो है वो मेरे लिए आइडियल है, रफली कितनी होनी चाहिए मेडिकेशन? मैं क्योंकि आजकल नॉर्मली तो जो बहुत ज़्यादा हो आपको जाती है। मैक्सिमम एक जो कंट्रोल अच्छा पेशेंट है जिसको कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 3 से ऊपर मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, हमारे पास तो बहुत होती है, हाँ, 13 होती है। हमारी ब्लड थिनर है, कोलेस्ट्रॉल का हो गया, एक हार्ट के लिए हो गई, आपको ज़्यादा तकलीफ, साथ शुगर है, साथ ब्लड प्रेशर है, फिर आपकी दवाई वो जो है बढ़ती जाती है। जितनी मसले होते हैं उतनी दवाई बढ़ती है। लेकिन अगर एक बीमारी के लिए मेरी ये कोशिश होती है और मेरे आई थिंक जो कॉलीग्स हैं और हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं उनको भी यही मशवरा है कि मरीज़ की जो नुस्खा है उसको मुख्तसर रखें। हाँ। और ऐसा नुस्खा रखें कि वो दवाइयाँ खाता रहे। जितनी ज़्यादा दवाइयाँ होंगी वो तंग पड़ जाएगा, ज़्यादा दवाई नहीं खाएगा तो कंप्लायंस पुअर हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि उतनी दवाई लिखें, एक तो वो अफोर्ड कर सकता हो और वो फॉलो भी कर बिल्कुल जी। अगले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से? जी, मैं इश्तियाक कर रहा हूँ जी, क्या पूछेंगे आप? मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ तकरीबन 99 जी। तो और उसके बाद मुझे 6 साल पहले मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। ठीक है। उम्र मेरी तकरीबन 61 साल है। अच्छा, ठीक है। जब मैं चलता हूँ तो मेरे सीने में पेन होती है, ज्यादा मैं 25 से 30 कब चलता हूँ तो पेन हो जाती है और पेन फिर सीने से होकर गले में जाती जैसे किसी ने गला दबाया हुआ हो। अच्छा, आपके टेस्ट आखिरी दफा आपने कब कराए थे? मैंने ये अभी तकरीबन 1 महीना पहले इको वगैरह ये वो सब तो फिर ईसीजी सारा कुछ कराया। तो क्या था? कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया। कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया था? जी, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया था। तो क्या कहा उन्होंने? उसने कहा था कि ये आपके एक वेन जो है वो सुकड़ रही है। अच्छा। और उसने मेरी पहली मेडिसिन जितनी भी थी सारी पूरी की पूरी चेंज कर दी है। मैं और से चेक हुआ था जी। अब क्या मेडिसिन ले रहे हैं आप? मैं ले रहा हूँ जी, लोकोल है, रात को ले रहा हूँ, लोटोपिन है जी। जी। तो उसके बाद रोहेत इस तरह की गोली है। ठीक है। सस्टेक है। ठीक है। कुछ लो प्लेट है। 2017 में डॉक्टर साहब इनका हुआ था ओपन हार्ट। ठीक है, सवाल का जवाब। चले, जवाब आप सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखें, अभी इनके 6 साल पहले बाईपास हुआ था, अब इन्हें तकलीफ होनी शुरू हो गई और ये दिल की तकलीफ है। ये जो चलने पे इन्हें सीने में दर्द होता है, ये एंजाइना है। इसका मतलब है या तो कोई बाईपास बंद हो गया या कि नहीं ना, एक सुकड़ गई है। बोल तो रहे हैं कि नहीं, वो सुकड़ गई है, वो तो गैस है ना। अच्छा, कि जी कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो कोई नाली बंद हो गई होगी। तो इसका जो अब जो टेस्ट, जो सही टेस्ट हमें बताएगा वो सीटी एंजियो, एक सीटी एंजियो करवा लें ताकि सीटी एंजियो पता चलेगा कि इनके बाईपास सही काम कर रहे हैं, खुले हुए हैं कि नहीं, या फिर एंजियोग्राफी जो है वो उससे पता चलेगा। मसला तो इनका है, इन्हें चाहिए कि डॉक्टर साहब के पास वो कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने पहले एंजियोग्राफी की थी, फिर जिन्होंने बाईपास रिकमेंड किया था, उन्हीं के पास जाएं और उन्हें कहें कि जी मेरी दवाइयाँ एडजस्ट करें। हो सकता है कि दवाइयाँ एडजस्ट करने से इनका ये सिम्टम जो है वो ठीक हो जाए। और अगर वो सिम्टम जो है सारी दवाइयाँ देने से भी इनके ठीक नहीं होते, इसका मतलब ये है कि बहुत ही कोई टाइट बंद है, फिर सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये जो रिपीट होता है ये आसानी से हो जाता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेंट बंद हो गया है या कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ गई है तो एक बाईपास के बाद इज इट पॉसिबल टू हैव अनदर वन? जी जी बिल्कुल। देखें, जो स्टेंट बंद हो तो आसान सा है कि आप एंजियोग्राफी करेंगे, स्टेंट है उसके अंदर बैलून ले जाएंगे और उसको खोल देंगे। ठीक है। और वो आराम से खुल जाता है एंजियोग्राफी की तरह, आधे घंटे में या घंटे में जो है ख़त्म हो जाएगा। जो बाईपास है, रिपीट बाईपास, वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। यानी एक बाईपास आपने करवाया हुआ, दोबारा आपके बाईपास बंद हुआ, दूसरा बाईपास करना है, तो उसमें से उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट किस्म के हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बाईपास हुआ होता है तो एनाटमी सारी डिस्टार्ट हुई होती है, ख़राब हुई होती है, अंदर से एडिशंस बने होते हैं, फिर वो मसला होता है। बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे सर्जन्स हैं
वो रीडू तो करते हैं, लेकिन रीडू में जितना बाहर लोगों का एक्सपीरियंस है, 2 दफ़ा बाईपास, 3 दफ़ा बाईपास, 4 दफ़ा बाईपास, वो टोटली डिफरेंट होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बाईपास को संभाल के रखें। बिल्कुल जी, प्रिजर्व कर लें अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से? वालेकुम सलाम मैडम, मैं सरगोदा से आमिर बात कर रहा हूँ जी। क्या पूछेंगे आप? मेरे घर वाली को ना कोलेस्ट्रॉल मैंने चेक करवाया था, 240 आया है। ठीक है। और उनको लेफ्ट साइड पे ना पेन होता है उनको। ठीक है। चलने पे सांस भी फूलती है? जी, चलने पे सांस फूलती है उनकी? ये सांस भी फूलती है हल्की सी, और उनकी ना टांगे भी फूली हुई है, सोजिश है। अच्छा, उम्र क्या है उनकी? उम्र 30 साल है उनकी। कितनी? 30 साल। 30 साल है। और ठीक ब्लड है। प्रेशर और ब्लड प्रेशर और शुगर है? ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका। कितना होता है? शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है। अच्छा, कितना होता है उनका ब्लड प्रेशर? 190 180 पे चला जाता है, 200 तक जाता है। कोई दवाई नहीं ले रही वो? दवाई अभी कुछ भी नहीं दी है इनको। और टेस्ट भी नहीं करवाए, जाके डॉक्टर को नहीं दिखाया? टेस्ट कोलेस्ट्रॉल का उन्होंने बोला था, वो करवाया, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं 230 आया है। अच्छा चलिए, आप आंसर सुनिए। इन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया इनके, हालांकि इनकी इतनी अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर भी है। और मुझे उम्मीद है कि आई थिंक डॉक्टर साहब के पास गए होंगे, उन्होंने कोई ना कोई दवाई ये ब्लड प्रेशर दे के लिखी होगी। नहीं कह रहे, नहीं ली ना, कोई दवाई नहीं ले रहे। उसमें कल इन्होंने ये टेस्ट करवाए, उसमें आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि ये सरगोदा से हैं, सरगोदा में जो भी दिल के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास ये चले जाए। और ये कोलेस्ट्रॉल वाकई 240 हाई है। दूसरा, ये मेजर रिस्क फैक्टर है जिससे हार्ट अटैक होते हैं। दूसरा, इनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो रिस्क फैक्टर्स है। और तीसरा जो मे बी आई थिंक वो चलती भी नहीं है, वॉक ज़्यादा नहीं है, मे बी वेट ज़्यादा है, वो कैसे बता रहे हैं कि उनका मसला ये वाला है। तो एक तो नहीं, सबसे पहले ये करनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर की दवाई फ़ौरन शुरू करवानी चाहिए, और ब्लड प्रेशर इनका 140/90 से नीचे होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए डॉक्टर साहब जो है उन्हें पूछ के उन्हें कोई दवाई इनके लिए इस्तेमाल करें। और उन्होंने उनके टेस्ट करने हैं, देखना यह है कि इन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी है तो नहीं है जिसका इलाज किया जाए। ये भी देखना है कि इनकी जो बीवी है उनके ख़ानदान में वालदैन, बहन, भाई, उनको कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी या शुगर की बीमारी तो नहीं है। फिर ज़्यादातर चांसेस, हालांकि इनकी उम्र थोड़ी है, लेकिन चांसेस हैं कि इन्हें हो ना हो कि दिल की तकलीफ। और नमक वगैरह आपने छोड़ देना है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, इरफान फैसलाबाद से बोल रहा हूँ मैं। जी इरफान साहब, क्या पूछेंगे आप जनरल साहब से? जी, मेरा डॉक्टर साहब से पूछना है, मैं पैदल चलता हूँ तब भी सांस फूलती है, और जब सीढ़ियों के ऊपर चलता हूँ तब भी मेरी सांस फूलती है। और मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, 70 से अबव हो गया, 83 हो गया है, और पेट भी बढ़ गया है। पेट भी बढ़ गया। और वैसे और कोई मसला है? दर्द वगैरह, सीने में जकड़न? बैक पेन होती है, बैक में बहुत पेन होती है। वो तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, वजन की वजह से होती है। और कोई टेस्ट कराए हैं आपने? जी, टेस्ट मैंने सारे करवाए थे, टेस्ट डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था FIC में। जी, तो मैंने करवाए थे टेस्ट, मेरे नॉर्मल आए, सारे आए थे। टेस्ट नॉर्मल है, वजन बढ़ा हुआ है। उम्र कितनी है? 44 ईयर। और कितनी वॉक या एक्सरसाइज है आपकी लाइफ में? फिलहाल तो एक्सरसाइज मेरी बैक पेन की वजह से मैं बैन नहीं कर रहा, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। पहले चलता हूँ, मेरे बैक में पेन होती है। अच्छा, वो क्या वजह है? और हाँ, उसकी क्या वजह? वजन कह रहे हैं ना, पेट बाहर निकला हुआ है। इतना पेट पे नहीं है कि 80 पे कितना? पेट बाहर निकला। 8 नहीं, आपका वजन कितना है? 80। मेरा वजन 83 है। अच्छा, 83 ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, बैक पेन का आपने कोई टेस्ट वगैरह कराए हैं? जी, टेस्ट करवाए हैं उन्होंने। क्या है, आपके कूल्हे की जो पीछे है ना, आपकी कमर की तकलीफ, उस वजह से होती है आपको नीचे। नहीं, रीजन नहीं बताया उन्होंने। अच्छा ठीक, रीजन कह रहे कि वो उसकी ना नोकें बड़ी हुई हैं, कहते हैं साइडों पे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिगरेट तो नहीं पीती हैं तो चलने में बढ़ते पे होती है। ठीक है, सिगरेट पीते हैं आप? नहीं, सिगरेट नहीं पीते। सिगरेट नहीं पीते। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई थिंक इनका मोस्ट प्रॉब्ली एक तो ये एक्सरसाइज और वॉक नहीं करते, उसका एक वो बताते हैं वजह कि कमर में दर्द शुरू हो जाती है। और देखें 40 ईयर्स में, और ये वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है जिसमें कमर इनकी ज़्यादा ख़राब हो। इन्हें चाहिए कि आदत डालें वजन इसको वॉक करने की, फिजियोथेरेपी भी और उसमें फिजियोथेरेपी वगैरह का डॉक्टर साहब से पेन किलर लेके वॉक करें। और अगर कोई चुक वगैरह नहीं पड़ी, शियाटिका नहीं है, और कहीं कोई हर्निएशन लीक नहीं हुई और कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर तो ठीक है। लेकिन चलना बहुत ज़रूरी है, और वेट को ये कम करें। और वेट को कम करेंगे तो सांस फूलने इनकी बंद हो जाएगी। जब आपका स्टेमिना नहीं होता, चलने की आदत नहीं होती, बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, बैठ जाते हैं, वॉक करने की आदत नहीं है, तो आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है बगैर बीमारी के। लेकिन इनको आई थिंक अपना एको वगैरह टेस्ट जो है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए, छाती का एक्सरे ज़रूर करवा लेना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें नॉर्मल है
तो वज़न कम करने की ज़रूरत है और वॉक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और डाइट में जैसे आप कह रहे थे कि बिल्कुल जो है वो मीट को रिस्ट्रिक्ट कर लें, फैट्स को मीठा बंद कर दें। मीठा बिल्कुल बंद कर दें, फैट्स को रिस्ट्रिक्ट कर लें और स्पेशली कार्ब्स को। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ ये करते हैं ना, जब मीट को छोड़ते हैं तो वो सोचते हैं कि बस आप रोटी चावल मैं आपको बता बेकरी दूं आइटम। क्योंकि ये अभी सीज़न चल रहा है आमों का, तो अगर आम ज़्यादा खाते हैं तो आपका वज़न बड़ी जल्दी से बढ़ता है। मैं तो दिन में 4 खाती हूँ। इसलिए आम जब देखेंगे आप आम खा रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, तो आम रोक लें। और अगर खाना भी है तो हफ्ते में 1 या 2 दिन बस खाएं। तो थोड़े दिन ही चलेगा डॉक्टर साहब, आम खाने दें आम लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जूस या शेक तो आपने बिल्कुल नहीं बनाना, खाना भी है तो शेक जो है वो से आप कम इस्तेमाल करें। फ्रूट पूरा खाएं आप, फ्रूट खाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा। ये जूस और जो शेक बना के पीते हैं उससे आपकी हेल्थ के लिए वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना फ्रूट टोटल होता है। और जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसेस या नमक का इस्तेमाल करते हैं खानों में, हर चीज़ में ऊपर से भी छिड़क रहे होते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा बता दें कि ब्लड प्रेशर वाले स्पेशली जो है नहीं, बहुत ज़्यादा। आई थिंक हमारे ब्लड प्रेशर में बहुत सारे लोग अगर अपना नमक कम कर दें तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी नीचे आ जाता है और कई दफ़ा उनकी जो ब्लड प्रेशर की दवाई है उसकी मकदार भी काफ़ी कम डोज काफ़ी कम हो जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जिसको ब्लड प्रेशर हो वो अपने घर में नमक का इस्तेमाल कम करे, तरकारी में थोड़ा डाले, टेबल पे किसी चीज़ के ऊपर नमक ना डाले, और आटे और चाय में ना डाले। कई दफ़ा आदत होती है कि आटे में हम डालते हैं, चाय में हम डालते हैं, वो बंद कर दें। तो ये जब आप बंद करते हैं तो आपका काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल हो जाता है। जब हम बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा हार्ट अटैक की भी बात कर ली और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह उसकी बात करी, जिन लोगों को कार्डियक फेलियर हो रहा होता है कि उनका दिल सही तरह से पंप नहीं कर रहा होता है, उनको स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और उनको क्या करना चाहिए? देखिए उनके लिए भी अगेन उनके लिए बड़ी ये मशवरा है कि नमक का इस्तेमाल कम करें। देखिए नमक जो है हार्ट फेलियर वाला जो होते हैं उसके लिए जहर का काम करता है। जितना आप नमक खाते हैं आपके फेफड़े पानी से भर जाता है और आपकी सांस खराब होती है और कई दफ़ा सांस आपकी रुक जाती है, बंद हो जाती है, आप लेट नहीं सकते बिस्तर पे और आपको सर ऊंचा करके लेटना पड़ता है। नमक कम करें और साथ अपनी जो दवाई है स्पेशली ब्लड जो डाययूरेटिक है, जो पेशाब आवर गोली है, हाँ। वो वाली उसका इस्तेमाल बंद ना करें। लोग करते हैं कि उन्हें पेशाब जब ज़्यादा आता है वो गोली इस्तेमाल करते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, वो बंद करते हैं, फिर इमरजेंसी में अस्पताल भागते हैं कि सांस रुक गई है। तो सांस रुकती है जब आप वो गोली नहीं इस्तेमाल करते, तो उस गोली का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद उसकी खुराक आप कम करवा सकते हैं, लेकिन आपने उसे बंद नहीं करना, बिल्कुल भी बंद नहीं करना। तो आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब से बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल अजहर महमूद कियानी हमारे साथ थे और उन्होंने आपको पूरा का गाइड किया है कि कैसे आपने अपने दिल का ख्याल रखना है, दिल के सिम्टम्स को समझना है और उस तरह से एक्ट करना है। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन होगा तो अगले संडे आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपने सारे टेस्ट सामने रखिए और कॉल कर सकते हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।